नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। राहुल की एग्जिट हो गई है। अब राहुल की एग्जिट सिर्फ पार्लियामेंट से ही हुई है, कांग्रेस से भी होने वाली है, वो अभी हम इलैबोरेट करेंगे डिटेल में। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष हांडा, अ मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच और बहुत कुछ। हम बहुत सारी चीजें सर बोलते हैं कि नहीं बतानी है, तो मैं नहीं बताऊंगी। सो सर, वेरी वार्म वेलकम, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के काफ़ी करीब हैं और लोगों को जानते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड, ये प्लान्ड था या फिर ये अचानक से हुआ? जी सर। गायत्री जी, सबसे पहले तो आपको और आपके ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। खुशकिस्मत हूं कि आपके चैनल पे फिर एक बार आके आपके सभी दर्शकों के रूबरू होने का मुझे आज अवसर मिला। बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द गेम चल रहे हैं और ये समझना आज बड़ा हम आम जनता दिल्ली वासियों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि व्हाट आर द टेक्ट्स एंड द ट्रिक्स ऑफ द गेम। कौन क्या खेल रहा है समझ पाना ही बड़ा विचित्र सा हो गया है। बट वट एवर, क्योंकि इतना मजा आ रहा है ये सब देखने में कि किस तरीके से करवटें जिंदगी बदल रही है। कल के राजा बाबू आज कहाँ खड़े हैं और जो कल खुद को यूं समझते थे कि हम जैसा कोई नहीं, आज सच में वो खुद कुछ नहीं। वो हालत आज दिल्ली में हो रखी है। अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, तो आपके दर्शकों को ये समझाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन इसके दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमें समझने पड़ेंगे। एक है इसका लीगल एस्पेक्ट, दूसरा है इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और ये लीगल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों पोल्स अपार्ट हैं, क्योंकि इस दुनिया में दो अलग अलग चीजें होती हैं। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यहां पे भी तीन चीजें मैं आपके साथ अभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला ये कि असल में हुआ क्या, दूसरा ये हुआ तो हुआ। कहते हैं ना, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। तो यहां पे जो हुआ तो हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसका रायता कैसे फैला दिया गया, यानी हुआ कुछ और दिखाने की कोशिश कुछ और की गई। ये दूसरा एस्पेक्ट था। और तीसरा, जो हुआ और जो दिखाने की कोशिश की, वो एक्चुअली आज कहां खड़ा है। कहीं वो बैकफायर तो नहीं कर रहा। वो किसके फायदे में जा रहा है? वो कांग्रेस के फायदे में जा रहा है, बीजेपी के फायदे में जा रहा है, ऑपोजिशन का इससे भला हो रहा है। जैसे आपने हेडिंग ही रखी कि राहुल गांधी का एग्जिट लॉ के हिसाब से था या प्लान्ड था, तो मैं कहूंगा हुआ तो लॉ के हिसाब से, लेकिन होने के बाद इसमें कुछ प्लानिंग कर ली गई। आई एम श्योर कि ये सब आपके दर्शकों को ऑलरेडी पता होगा कि सारा सीक्वेंस है क्या। लेकिन शॉर्ट में एक मिनट में इसको ब्रीफ करते हुए हम लोग आगे टच करते हुए निकल जाएंगे कि 2019 में कर्नाटका में अपनी फ्लो में राहुल गांधी जी कुछ ऐसा कह गए जिसका उन्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं था। और वो ये था कि वो ओबीसी बैकवर्ड कम्युनिटी, मोदी कम्युनिटी को वहां पे ह्यूमिलिएट करते हुए निकल गए। और उन्होंने ये कह दिया कि जाने जितने भी मोदी हैं उन सबके मतलब सब थीफ जो होते हैं वो मोदी ही क्यों होते। कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी कम्युनिटी को यहाँ पे इंसल्ट किया। और उन्हीं में से एक मोदी कम्युनिटी के एक्स एमएलए थे, उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया। ये बात ठहरी 2019 की। इसके बाद केस चलता रहा, ये होता रहा, वो होता रहा, जैसे आपको पता है लीगल सिस्टम में। तो अभी जाके 2023 में इसके ऊपर जजमेंट आई। अब जब ये जजमेंट आनी है तो जजमेंट तो भाई लीगली ही होगी। तो सेक्शन जो है 499 एंड 500 में आईपीसी में इनको कन्विक्ट किया गया। एक तो था इनका कि ये हेट स्पीच और दूसरा था हैबिचुअल ऑफेंडर होने का, जिसके चलते हुए इनको 2 साल की सजा दी गई। ये पूरा लीगल प्रोसीजर है। इस लीगल प्रोसीजर को वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं। देयर इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट कब हुई? जब ये 2 साल का जो इनको कन्विक्शन किया गया, इसको बेस मानते हुए पार्लियामेंट की कमेटी ने इनको एमपी से डिबार कर दिया, यानी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये जो किया, ये करना सही था गलत था? क्योंकि ये सेक्शन 1021 ई के तहत सेक्शन 8 का जो सब टाइटल 3 है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये किया गया। यहां पे भी कुछ लोगों का कहना यह है कि साहब, जब कोर्ट ने उनको टाइम दिया था 30 दिन का, तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की इतनी जल्दी क्यों मचाई गई?
तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा आपके ऑडियंस को क्लैरिफाई होना ज़रूरी है कि जो 30 दिन का टाइम कोर्ट ने दिया था, वो उनकी कन्विक्शन को चैलेंज करने के लिए था कि जो आपको 2 साल की सज़ा दे रहे हैं, उसको अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम दिया जा रहा है। बट जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन एज़ एमपी है, वो इमीडिएट होगा और वो कंपल्सरीली होगा। उसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2013 की, और वो सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जो जजमेंट है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कोई ऐसा केस आया था कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें जो सेक्शन है उसके 4 को उन्होंने डिबार कर दिया था। और उसको डिबार करने से जो 3 महीने की इम्यूनिटी मिल सकती थी, वो एमपीज को मिलनी बंद हो गई। और मजे की बात देखिएगा, कहते हैं ना दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं घूम के आ जाती है। 2013 में मनमोहन सरकार, यानी कि यही कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस पास किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ एक बिल बनाने के लिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम ओवररूल करना चाहते हैं। और मालूम है, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को भरे पार्लियामेंट में टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के किसने फेंका? इन्हीं राहुल बाबा ने। अगर उन्होंने उस समय उसको नहीं फाड़ के फेंका होता ना, तो आज वही जजमेंट इनके काम में आ गई होती। लेकिन काल चक्र अपने हिसाब से घूमता है, कब किसको कहां लपेटे में ले लेता है मालूम नहीं। अब ये सारी मुद्दा बन गया, जिसके तहत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। तो ये तो है लीगल एस्पेक्ट। अब ये लीगल एस्पेक्ट के चलते हुए पॉलिटिकल एस्पेक्ट कहां से आया? कई चीजें बड़ी विचित्र हम लोगों को देखने को मिली। जैसे कि आपको याद होगा, आपके दर्शकों को, जब पवन खेड़ा जी के अगेंस्ट कोई एक ऑफेंस आया था, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट में वहां पे मोदी जी के खिलाफ कुछ नारे लगे थे। 1 घंटे के अंदर, विद इन 1 आवर, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया था, क्योंकि जो कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है ना, ऐसी बैटरी ऑफ लॉयर्स किसी और के पास है ही नहीं। ये सब जानते हैं। एक से एक बड़ा वकील कांग्रेस के पैनल के अंदर है, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज निकल के आई, जिसकी वजह से आप जैसे लीडिंग चैनल को ये टाइटल देना पड़ा कि हु प्लान्ड हिज एग्जिट, वाज इट प्लान्ड और वाज इट अ कॉन्स्पिरेसी। यहां पे कांग्रेस कहती है ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है, बीजेपी कहती है अरे तुमसे ज्यादा दुख तो हमको है राहुल बाबा के जाने का। क्यों? क्योंकि राहुल बाबा तो हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर थे। ये बात तो खुद कांग्रेस के एमपीज ने कही है, ये बात तो खुद ममता जी ने कितनी बार कही है कि अगर बीजेपी का जीत का कोई सुनिश्चित करने का झंडा लेके घूमता है ना, तो वो खुद राहुल गांधी है। तो बीजेपी क्यों चाहेगी राहुल गांधी को जाना? क्योंकि कांग्रेस का राहुल गांधी का चेहरा ऑपोजिशन का सबसे वीक लीडर चेहरा हो सकता है, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट मानते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है उनको भेजने की? ये बीजेपी कहती है। तो एक दूसरा और मुद्दा सामने निकल के आता है कि कांग्रेस ने किया क्या। जब ऐसा कन्विक्शन हुआ, उस कन्विक्शन के अगेंस्ट स्टे लेने का प्रयास तक नहीं किया गया। इतनी बड़ी लीगल फोर्स होने के बाद भी वो लीगल फोर्स फ्लाई करके चार्टर्ड प्लेन से सूरत जा सकती थी, स्टे ले सकती थी, लेकिन कोई प्लानिंग ऐसी नहीं की गई। तो लोगों के दिमाग में आना शुरू हुआ कि एक्चुअली चक्कर क्या है? क्या ये जानबूझ के राहुल को स्टे दिलाना नहीं चाहते? क्या सचमुच जानबूझ के राहुल की कन्विक्शन हो, राहुल की डिस्क्वालिफिकेशन हो, ऐसा ये चाहते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स थे कि ऐसा क्यों? क्या हम सब भूल गए हैं G23 को? वही तो G23 है जिसमें कांग्रेस के निकले हुए एक से एक दिग्गज नेता है। गुलाम नबी आजाद देख लीजिए, कपिल सिब्बल देख लीजिए, फिर आप उसके अंदर क्या नाम है, आनंद जी को देख लीजिए, शशि थरूर जी को देख लीजिए, या रेणुका चौधरी को देख लीजिए, संदीप दीक्षित को देख लीजिए। एक से एक दिग्गज चेहरा G23 का है। क्या G23 कांग्रेस के दिग्गज नेता, हुज हु ऑफ कांग्रेस, अलग हो गए और उन्होंने कहा कि हमें लीडरशिप पे विश्वास नहीं है। किसकी लीडरशिप? कांग्रेस की लीडरशिप। किसके हाथ में थी? राहुल गांधी के हाथ में। डिमांड क्या थी? लीडरशिप बदलिए। तो दिमाग की घंटी बजनी शुरू होती है कि आखिर कौन है जो चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का लीडर नहीं बना रहे? कौन है जो चाहता है कि राहुल गांधी अब टाटा बाय बाय कर दिया जाए? बहुत से नाम
अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल हम दिल्ली वासियों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के दिमाग में खनक रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बचाने का प्रयास ही नहीं किया। समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं किया। बचा सकते थे, कोशिश कर सकते थे, क्योंकि इस समय राहुल गांधी को बलिदान करने का कुछ प्लान सा बनता नजर आ रहा है लोगों को। उनको फिर से एक विक्टिम बना के सिंपैथी वेव गेन करने की कुछ स्ट्रेटेजी सी समझ में आ रही है। मालूम नहीं किसने बता दिया लोगों को कि भाई अगर ऑपोजिशन को कोई जोड़ने का काम कर सकता है, वो ऑपोजिशन जिसको ना मायावती जोड़ पाई, ना ममता जोड़ पाई, ना अखिलेश जोड़ पाया, ना शरद पवार जोड़ पाए, कोई नहीं जोड़ पाया। तो पहले ऑपोजिशन को लगा कि ईडी उनको जोड़ देगी, सब ईडी 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 सीबीआई 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 करने लगे, ऑपोजिशन जुड़ जाएगी। ऐसा होता नजर नहीं आया। तो अब राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को एक ग्लू माना जा रहा है कि वो ग्लू जो ऑपोजिशन को जोड़ने का काम करे। लेकिन कितना कच्चा ग्लू है मालूम आपको? मात्र एक दिन भी नहीं गुजरा इस ग्लू को लगे हुए और ऑपोजिशन की सो कॉल्ड यूनिटी को साथ आए हुए कि आज ही अखिलेश जी का बयान आ गया कि रीजनल पार्टीज को तो हमेशा से बड़ी पार्टी नेशनल पार्टीज इग्नोर करती रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यानी फिर से इनके बीच की टूट जो है वो दिखनी शुरू हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आता गायत्री जी कि आखिर होगा क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे इस समय इंडिया की पॉलिटिक्स खड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी जी चले गए हैं एज एन एमपी। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत अभियान जो है एक कदम और आगे बढ़ता हुआ फिलहाल तो पार्लियामेंट राहुल मुक्त पार्लियामेंट बन चुका है। अब आगे आगे देखे होता है क्या, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ी है। इतना मतलब आपके ऑडियंस को मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि अभी हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, किया क्या जा रहा है और असल में उसका परिणाम क्या आ रहा है। फिलहाल तो सब 0/0 दिखता है, क्योंकि बीजेपी को टेक ऑन करने के लिए जिस स्ट्रॉन्ग और सिस्टमेटिक ऑपोजिशन की जरूरत है वो तो कहीं दिखती नहीं। क्या लगता है आपके ऑडियंस को? क्या बबुआ और बुआ, इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं अखिलेश जी की और मायावती जी की बात कर रहा हूं, सब जानते हैं बबुआ बुआ कौन है। क्या लगता है ये साथ आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ओपन स्टेटमेंट दे चुके हैं दोनों, हम साथ नहीं आएंगे। क्या लगता है ममता दीदी और लेफ्ट साथ आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ओपन स्टेटमेंट दे चुके हैं। क्या लगता है ये लोग एक दूसरे का साथ दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी कभी लालू की पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन कर पाएगी? ये ऑपोजिशन साथ चल ही नहीं सकती, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बड़ी डिफरेंट है। इनका कोई कॉमन एजेंडा है ही नहीं सिवाय एक नेगेटिव एजेंडा के, मोदी हटाओ। ये मिलके क्या करेंगे? आज का जो वोटर है ना गायत्री जी, बड़ा इंटेलिजेंट है। वो जानता है कि मेरे टैक्स पेयर के पैसे से इलेक्शन हो रहा है, और ऐसे लोगों को अगर मैं चुन के लाऊंगा ना, जो कल फिर से लड़ने लगेंगे, कौन पीएम बनेगा इसके ऊपर इनके अंदर कंसेंसस आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें से कोई दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं। इनमें से हर किसी को लगता है मुझसे बड़ा कोई नेता है ही नहीं। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंट वोटर है आज की डेट का, वो क्या लगता है इनको इनको वोट देगा? मुझे तो नहीं लगता। एटलीस्ट आपके समझदार ऑडियंस में से कोई भी ये गलती करेगा कि जिनकी स्टेबिलिटी नहीं है, जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिनकी कोई लॉन्गेविटी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि को एग्जिस्टेंस जो यहां पे कर रहे हैं, ये ऐसा है जैसे कि इनका वन डे स्टैंड है। आज तू मेरी मान ले, आज मैं तेरी मान लेता हूं, कल तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और यही हमने देखा है ना, दो यूपी के लड़के भी साथ आए थे और आज वो दोनों कसम खाए बैठे हैं कि भैया हम साथ नहीं आएंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे कांग्रेस पे तरस भी आता है। देखिएगा, वो पार्टी जो कभी खुद को क्या दिग्गज पार्टी समझती थी, वो पार्टी जो सब पे राज किया करती थी, वो पार्टी जो आज भी ओल्डेस्ट पार्टी होने का गुरूर लेके चलती है, वो पार्टी जिसने इतने प्राइम मिनिस्टर दिए जो अब तक किसी और पार्टी ने नहीं दिए, लेकिन वो पार्टी 2009 में जब 29% वोट शेयर पे थी, आज 2019 के इलेक्शन में 19.5% वोट शेयर पे आ गई। वो पार्टी जो 10% सीट्स भी नहीं जुटा पाई 2019 में कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तबका भी उसको मिल पाता, वो आज ग्राउंड पे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन देने में असमर्थ है, क्योंकि उसको कोई लीडर मानने को तैयार नहीं है। ऐसी पार्टी जो अब तक
जब से पिछले कुछ साल में आपको पता हो, मैं ईयर वाइज स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं, 35 बार 35 टाइम्स टूट चुकी है, 35 टाइम्स। और वो पार्टी जिसके दिग्गज नेता G23 अलग बना के बैठे हैं क्योंकि उसकी लीडरशिप से असंतुष्ट हैं, तो मन में सवाल तो आएगा ही आएगा कि आखिर राहुल गांधी का एग्जिट प्लान किया तो किया किसने। ओवर टू यू गायत्री जी, क्योंकि अब आपके एक्सपर्ट कमेंट्स भी हम सब सुनना चाहते हैं। जी। आपने कहा कि ऑपोजिशन के, माय वॉइस इज इकोइंग आई गेस। जी। आपने कहा कि ऑपोजिशन के लीडर्स, देखिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल और तेजस्वी यादव, इन दोनों जन ने भाई कुछ तो ट्वीट किया कि भाई वी स्टैंड विद राहुल गांधी, और ये वाली जो कन्विक्शन आया हाई कोर्ट से, मैटर डील हुआ कोर्ट में, पर ब्लेम मोदी पर, विच इज बीन कांस्टेंट। कुछ भी होता है, किसी बच्चे को सूसू पॉटी आती है तो वो नहीं आती है तो उसका ब्लेम भी मोदी पे। ठीक है, किसके घर में, किसी के घर में सब्जी जल जाती है तो उसका ब्लेम भी मोदी पे। दिस इज बिकमिंग लाइक रिटोरिक। कुछ भी होता है तो मोदी पे। कोर्ट का मामला था, ये मामला किसी का नहीं था, केस किसी और ने किया, मामला गया कोर्ट में, आप इसमें ले आए मोदी को। बट एनीवेज, बट स्टिल केजरीवाल एंड तेजस्वी यादव केम आउट एंड ट्वीटेड इन सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज जो थी, यहाँ पे उद्धव ठाकरे नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए, ममता दीदी नहीं आई, ये लोग बिल्कुल नदारद रहे। ठीक है, केसीआर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक स्टेप बाय स्टेप चीजें ऐसा लग रहा है कि प्लान आउट की जा रही है। दैट अब ये लग रहा है कि एक एग्जिट मारने का जो प्लान था, चाहे जिसने भी प्लान किया हो, चाहे खुद राहुल गांधी ने किया हो, क्योंकि ये भी लगता है कि राहुल गांधी ने प्लान किया हो। भाई इतनी बार वो लॉन्च हो चुके हैं, 53 ईयर्स से लॉन्च हो रहे हैं, सॉरी 53 ईयर्स की उम्र है, और वो लॉन्च हो रहे हैं। तो आई थिंक ही वांटेड टू विड्रॉ आल्सो, सेटल विद हिज फैमिली, व्हाटएवर फैमिली द सोशल मीडिया थिंग्स ऑफ, और वो निकल कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है। बट यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी समझ में आ रहा है, हु विल लीड कांग्रेस व्हेन राहुल गांधी लीव्स? देखिएगा, एक बात तो सभी आपके दर्शक और हम सब जानते हैं, हम कई बार पार्कों में अपने साथियों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम अक्सर उनसे एक ही सवाल पूछते थे कि आप कहते हैं कांग्रेस में डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है, तो आप हमें सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आपके जितने बड़े बड़े, मैंने अभी नेताओं के नाम आपको बताए, चाहे वो गुलाम नबी आजाद थे, चाहे वो आनंद शर्मा थे, चाहे वो कपिल सिब्बल थे, चाहे वो संदीप जी थे, चाहे वो संदीप दीक्षित जी, या और कोई भी, किसी का नाम ले लीजिए, हम उनसे सिर्फ ये पूछते थे, क्या आप हमें ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और द मोस्ट इंटेलिजेंट और द मोस्ट विजनरी लीडर ऑफ योर कांग्रेस? द आंसर वॉज नो। कोई भी कांग्रेसी ये मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट वर्सेटाइल, मोस्ट केपेबल लीडर है। तो फिर भी उसको बार 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 राहुल जी को लॉन्च करने का जो विफल प्रयास था, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धृतराष्ट्र की तरह कांग्रेस भी पुत्र मोह में अंधी हो चुकी है कि कैसा भी करके भैया कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो तो हो, लेकिन ये पुत्र मोह नहीं छोड़ना। और इसी भावना के चलते G23 की रचना की गई। वो सारे लॉयलिस्ट थे जो कहते थे कि हम कांग्रेस के लॉयल तो हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के लॉयल नहीं है, हम कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो वीक लीडरशिप आप इसको दे रहे। गायत्री जी, 55 इलेक्शन में से 50 इलेक्शन जो पार्टी लूज कर जाए, जिस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से फिर भी उसको नेता बनाने की जबरदस्त विफल कोशिश की जाए, आप सोच के देखिएगा जो लोग उस पार्टी के शुभ चिंतक होंगे उनके मन की टीस कैसे होगी। बड़े दिल में दुखता है जो लॉयलिस्ट लोग होते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना किसी भी पार्टी को दे रखा हो। अगर ऐसा नहीं है कि वो सबसे इंटेलिजेंट हैं, तो फिर आप उनको क्यों बनाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के पीछे गांधी सरनेम जुड़ा है। तो दिस इज लाइक अनफेयर टू ऑल द लॉयलिस्ट ऑफ एनी पार्टी, बीट कांग्रेस और बीट एनीबडी एल्स। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये क्यों ऐसा होता है कि जो आपके साथ एक बार जुड़ जाता है वो दोबारा जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। अखिलेश यादव आपके साथ दोबारा जुड़ना नहीं चाहता, मायावती ममता आपके साथ जुड़ना नहीं चाहती। अब देखिएगा, कांग्रेस इज गोइंग थ्रू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ देयर पॉलिटिकल रिजिम एज ऑफ नाउ। व्हाई डू आई से दिस?
वो ममता जी जो कांग्रेस से ही निकली थी, वो ममता जी आज कांग्रेस को ही आंखें दिखा रही हैं। वो ममता जी आज कांग्रेस मुक्त भारत में मोदी के अभियान में साथ जुड़ गई हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन इसके प्रमाणिक कई तथ्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट सब जगह सब कुछ कर रही हैं। अभी ये सोच के देखिएगा कि जो रीजनल पार्टीज को कांग्रेस को समझती नहीं थी, आज उन्हीं रीजनल पार्टीज उनको आंखें दिखाती दिख रही हैं और उनको आंख में आंख डाल के कांग्रेस को बोल रही हैं कि अब तुम्हारा बिग बॉस और बिग ब्रदर होने का पार्ट नहीं चलेगा। अब तुम्हें हमारी सपोर्ट चाहिए तो सिर भी झुकाना पड़ेगा और हमारी बात भी माननी पड़ेगी। कहते हैं ना, कांग्रेस की तो वो हालत है कि सर झुकाने में हर्ज नहीं है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। आज की डेट में तो उनकी पगड़ी ही उछाली जा रही है, रीजनल पार्टीज पगड़ी उछाल रही हैं, G23 पगड़ी उछाल रही है। हर कोई आके उनको कैसे पार्टी चलानी है इसका पाठ सुना रहा है। कितने केसेस में राहुल जी बेल पे बाहर है मालूम आपको? 7 केसेस में। उसमें जो डिफमेशन के केसेस हैं वही ये तीसरा केस है। अभी 2 केस और उनके ऊपर डिफमेशन के पेंडिंग है और दोनों ही आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अगेंस्ट है। एक तो डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बेटे को अनप्रपोर्शनल एसेट्स जो है वो दिलवा दिए हैं, और एक ट्वीट फॉलो कर दिया था जिसमें था कि भाई जरूरत से ज्यादा खा गया, ऐसा करके वो था, उसके अंडर है। और दूसरा, उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली में अमित शाह जी को मर्डर एक्यूज्ड कह दिया था। ये 2 डिफेमेशन केसेस में अभी भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसके अलावा करप्शन के केसेस चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस हम सबको पता है, और फिर भी वो व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं लेता। आपने कई बार डिबेट किया इसके ऊपर कि इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, बाहर जाके वो क्या-क्या नहीं बोलते। मुझे समझ नहीं आता कि उनको कौन समझाता है, किस तरीके से जब वो इंडिया में रह के इंडियन लोगों को ही किसी तरह से वो डिमीन करेंगे, तो कैसे इंडियन लोगों से वो वोट की उम्मीद करेंगे? क्योंकि एक बात तो पक्की है कि मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रभक्ति का जज्बा जो है वो लोगों के दिलों में तरंगे मार रहा है, उछाल ले रहा है। तो ऐसे में कोई भी जो एंटी इंडिया ब्रिगेड का साथी बनेगा ना, जनता उसको चुन के लाने वाली नहीं है। ये इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती। वो व्यक्ति जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दे कि it's my misfortune, unfortunately I am an MP of India, unfortunately I am an MP of India, तो वो भगवान ने कहीं उनकी सुन ली कि भाई तेरा तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हो गया था, चल मैं तेरा फॉर्चून तेरे को वापस दे देता हूं और एमपी की सीट मैं वापस ले लेता हूं। जी, रब मैं स जाने। यहाँ पर अब आपको रोकना चाहूँगी। जी, यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हम फटाफट कवर करेंगे। हमारे साथ 450 लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। इनके प्रिविलेजेस का क्या हो गया, क्योंकि कल मैंने एक लाइव किया था, उसमें जो हमारे गेस्ट थे, ही सेड समथिंग एल्स व्हिच आई वाज़ नॉट कन्विंस्ड विद एंड आई वांटेड अ डीपर एंगल। तो जी प्रिविलेजेस का इनके क्या होगा और वो प्रिविलेजेस क्या भी रहेंगे और क्या जाएँगे, पॉइंट 1। पॉइंट जी 2, जिसको लेकर सेम गेस्ट ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि बहुत बड़ी ऑपोजिशन की मीटिंग हुई है, जिसमें पहले सोनिया गांधी थी, पहले कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस की हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जी और उस मीटिंग में ये हुआ कि सबके सब लोग जो पार्लियामेंट में है सब रिजाइन कर देंगे, आरएस से और लोकसभा से, दोनों से, राज्यसभा लोकसभा दोनों से सब लोग रिजाइन कर देंगे एज अ प्रोटेस्ट। जो दूसरी मीटिंग हुई उसके कहते हैं 2-3 घंटे बाद, नहीं सॉरी, मॉर्निंग में आज हुई, जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स 14 पार्टीज were part of this meeting, secret high profile meeting, no phones were allowed, nobody is ready to give a bite after that, और उस मीटिंग में खुद राहुल गांधी नहीं आए हैं, बाय द वे। सो ये 3 पॉइंट्स पे सर, योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी ठीक है, मैं 2-2 मिनट के अंदर आपको ब्रीफ कर दूंगा। सबसे पहली बात तो जो आपने बेनिफिट्स की बात की, मैम, एज लॉन्ग एज द लॉ ऑफ द कंट्री प्रिवेल्स, जैसे ही वो डिसक्वालीफाई होते हैं, क्योंकि कन्विक्शन होते ही इमीडिएटली एंड कंपल्सरीली उनकी जो है डिसक्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको नोटिफाई भले ही 1 दिन बाद किया जाए या 6 महीने बाद किया जाए, लेकिन वो डिसक्वालिफिकेशन उसी मिनट स्टार्ट हो गई और वो तब तक चलेगी जो उनकी जो टर्म है, जैसे 2 साल की टर्म है उनकी, तो इस 2 साल के बाद अगले 6 साल के लिए वो डिसक्वालीफाई रहेंगे। यानी 8 साल इज द टोटल डिसक्वालिफिकेशन पीरियड फॉर राहुल गांधी। अब जहां तक बात है उनके बेनिफिट्स की, एज आपके बहुत सारे शायद व्यूअर्स को पता भी नहीं होगा
कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि आजकल कॉन्फिडेंशियल कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन कोई भी चेक कर सकता है विकिपीडिया पे। कई सारे पर्क्स एक एमपी को दिए जाते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले उनको उनका बंगला खाली करने के लिए नोटिफिकेशन दिया जा सकता है कि जो उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी गई है, और गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं होती, वो नॉर्मल अलॉटमेंट चार्जेस होते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत बढ़िया बंगला एक एमपी को एक प्राइम लोकेशन में दे दिया जाता है, जो अदरवाइज is not even 1% of whatever the normal person has to pay। और उसके बाद वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत ज्यादा उनको कंसेशंस मिलते हैं। ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं मैडम। असल मुद्दा, असल मलाई कहाँ आती है, जब मंथली पर्क 50,000 रुपए के किसी एमपी को जो मिलते हैं वो रोक दिए जाएंगे उनके, क्योंकि अब वो एमपी नहीं है। उसके अलावा डेली 2,000 के जो उनको पार्लियामेंट अटेंड करने के जो रिन्यूमरेशन मिलती है, वो ऑब्वियसली वो अब खत्म हो जाएगी। यस, यू हर्ड मी राइट, 50,000 प्लस 2,000 पर डे। इस सब के अलावा उनको 50,000 प्लस 60,000 मतलब रफली या 110 हो गया, 110 हो गया। अभी आई एम नॉट फिनिश येट। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस 45,000 पर मंथ का वो जो उनको मिलता था, अब वो भी बंद हो जाएगा। अब 110 प्लस 45 इज 155 एज ऑफ नाउ। उसके बाद 34 एयर ट्रेवल पर ईयर उनको उनके डिस्क्रिप्शन पे थे, वो भी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, वो सब भी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव ट्रेन टिकट, उसके अलावा जो था 16 रुपीज पर किलोमीटर रोडवे ट्रेवल, ये सब चीजें पर्क जो थी। मोटा अमाउंट फिर से एक बार क्या है, 45,000 का जो उनको ऑफिस एक्सपेंस मिलता था, जिसमें 15,000 की स्टेशनरी और पोस्टेज इंक्लूडेड थी, ये 45,000 का ऑफिस एक्सपेंस फिर अलग से मिलता था। उसके अलावा फ्री मेडिक्लेम पूरी फैमिली को और खुद को मिलती थी, जिसका सिर्फ 500 रुपए पर महीना एक नॉमिनल अमाउंट देना होता था। एंड एन नंबर ऑफ अदर, ये तो वो हैं जो ऑफिशियल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अनऑफिशियल बेनिफिट्स तो खैर ना गिने जा सकते हैं, ना बताए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा, दर्द होना जायज भी है, क्योंकि जब किसी से उसकी लिगेसी छीन ली जाती है, जब कोई ये सोचता हो मेरे अलावा कोई राजकुमार ही नहीं है, मेरे अलावा कोई राज्य करने में समर्थ ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरे नाम के पीछे गांधी लगा है, एक तो बेचारों से अमेठी छीन ली जनता ने, उसके बाद किसी तरह से वो केरला में भाग के वायनाड में जाके वहां वो एक सीट जीत के लेके आए, तो अब वहां पे ये पंगा पड़ गया। अच्छा, जब वायनाड का बात आया ना गायत्री जी, तो एक बड़ी मजेदार बात मैं और आपके ऑडियंस से शेयर करूंगा। जब मैंने कहा ना कि मैंने एलिगेशन लगाया कि कांग्रेस उनको बचाने का प्रयास ही नहीं कर रही, तो पता है मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि जब एक जजमेंट कन्विक्शन की पास हुई, जिसको जब तक वो अपहोल्ड नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, कन्विक्शन को, सेंटेंस को नहीं, कन्विक्शन को जब तक अपहेल्ड नहीं किया जाता, तब तक उनके सिर पे से, गर्दन पे से तलवार नहीं हटेगी। और ये पहले ही हार मान के बैठ गए। कांग्रेस की बैटरी ऑफ लॉयर्स जो आतंकवादियों तक के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो अपने नेता के लिए अब तक उन्होंने कोई रेमेडी नहीं ढूंढी, ट्राई नहीं किया। हो पाता नहीं हो पाता अलग बात है, और वो कब कब ट्राई नहीं किया। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ना, उसके बाद आपके ऑडियंस हैरान भुचक्के रह जाएंगे जब मैं उनको बताऊंगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब सस्पेंशन ऑर्डर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया किसी कन्विक्ट का, और वो कन्विक्ट लक्षद्वीप का एमपी था जिसका नाम फैजल था, और कहां के हाई कोर्ट ने इसको रिवर्स किया था मालूम आपको? केरला के हाई कोर्ट ने। यानी केरला के हाई कोर्ट ने सस्पेंशन ऑर्डर एमपी का रिवर्स कर दिया, और ये लोग केरला के एमपी के लिए, खुद राहुल के लिए जो वायनाड के एमपी हैं, ट्राई तक नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं कहता हूं कहीं कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें ये राहुल बाबा की एमपी सीट की कुर्बानी देके वो विक्टिम कार्ड प्ले करके कुछ और कहीं खिचड़ी पक रही है, ऐसा आभास तो मिलता जरूर है, क्योंकि बिना आग के धुआं तो नहीं होता गायत्री जी। तो ये तो पर्क्स की मैंने आपको बात बताई, जो आपने पूछा वायनाड की, तो मैंने साथ में जो केरला के तो आपको मैंने बता दिया, जो आपने मेरे से दूसरी बात पूछने का आपने वो पूछा था जी। जी। ये ये मैं डिस्क्वालीफाइड जानबूझकर स्क्रीन पर रखने वाली हूँ सो दैट पीपल कैन सी कि कितने अच्छा, लोग मैं आज तक आपके डिसाइड हुए हैं। ऑडियंस को मैं अपडेट एक और कर दूं। आपने तो 11 की लिस्ट बताई है, एक्चुअली 34 आर सच केसेस। देयर आर 34 केसेस जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं एज एन एमएलए और एमपी।
सिर्फ एमपी नहीं, एज एन एमएलए और एमपी, बिकॉज दिस रूलिंग गोज फॉर एमएलए, एमपी एंड कॉर्पोरेट, ऑल थ्री जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो टोटल 34 अब तक हैं, जिसमें से राहुल बाबा भी हैं। लेकिन ये चाहते हैं मेरे लिए अलग से रूल्स कुछ बन जाएं, मेरे लिए अलग से अदालतें हो, अलग से आईपीसी हो। तो एटलीस्ट ऐसा हिंदुस्तान में तो होगा नहीं। इटली में क्या होता होगा मुझे पता नहीं, पर हिंदुस्तान में तो सबके लिए कॉमन रूल्स ही रहेंगे, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और जहां तक बात रही अब ये आगे का कोर्स ऑफ एक्शन, जो ये क्या लेना चाहते हैं, ये हम सबके लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सड़कों पे आने से कुछ होगा नहीं। जो आपने कहा कि वो लीडर्स ये इकट्ठे कहे हुए, ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 3 को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में उसी चीज को तो फाइल करने जा रहे हैं, या फाइल कर चुके हैं शायद। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास इसकी भी अपडेशन है। इसके लिए कल ही एक पिटीशन दायर हुई है, और ये पिटीशन 24 तारीख को दायर हुई है। और आभा मुरलीधरन, ये पीएचडी स्कॉलर हैं, इन्होंने ये पिटीशन दायर की है। क्योंकि आपकी डिबेट पे और आपके शो पे आने के बाद से पहले तो मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पता नहीं गायत्री जी कब क्या पूछ लें। सो आई हैव टू पुल अप माय सॉक्स बिफोर कमिंग ऑन योर शो, एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी देखो आपने पूछा, और इसमें इन्होंने यही कहा है, इस पिटिशनर ने यही कहा है कि भाई ये जो सेक्शन 3 है इसको हटा दिया जाए। और इनफैक्ट जो सेक्शन 4 था, जो मैंने आपको बताया पहले सेक्शन 4 होता था, वो सेक्शन 4 3 महीने की इम्यूनिटी देता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रूलिंग है 2013 की, आपकी ऑडियंस देख सकते हैं। उसमें इसी रूलिंग को हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट होगा, 3 महीने की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। और उसी इम्यूनिटी को वापस लाने के लिए मनमोहन सरकार ने अमेंडमेंट लाए थे 2013 में, जिसको लाने का प्रयास किया था, लेकिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उसको यूं टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के हवा में उछाल दिया था कि मेरे से पूछा जाए तो ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी है, इडियोसी है, नॉनसेंस है, एंड दिस शुड बी टॉर्न एंड थ्रोन अवे। और वही ऑर्डिनेंस आज उनको बचा सकती थी अगर होती तो। लेकिन फिलहाल इस समय ये जो पिटीशन डाली गई है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद डाली गई है। तो ये पब्लिक लिटिगेशन के लिए नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष को बेनिफिट करने के लिए डाली गई है। और वैसे भी इतनी जल्दी इनके फैसले आने नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, जहां तक मेरे सूत्रों ने बताया है कि शायद जो इनकी सीट अब इनकी डिस्क्वालीफाई होते ही वो सीट खाली हो गई वायनाड की, वो वायनाड की जो सीट खाली हो गई, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहां पे बाई इलेक्शंस के लिए भी इलेक्शन कमीशन जो है नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो ये सब चीजें अब गेम प्लान के अनुसार चल रही हैं। और हो सकता है, क्योंकि ये जो इनकी जो स्पीच थी ना गायत्री जी, ये कर्नाटका में थी। अब अपकमिंग जो कर्नाटका इलेक्शन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इनकी जो कुर्बानी एमपी सीट की दी जा रही है, जिसके लिए फाइट तक नहीं किया जा रहा, ये कुछ पॉलिटिकल गुरु उसको उससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि अपकमिंग कर्नाटका इलेक्शन के चलते ये सब करने का प्रयास किया जा रहा है। राइट, राइट, बिल्कुल सही। और सर, व्हाट अबाउट द मीटिंग्स दैट हैपन? क्या कहा जा रहा है कल रात को जब सोनिया गांधी के जब ये आया कि भाई उनकी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया गया, तो पता चला पूरा हारन फानन में सबकी मीटिंग हुई, सारे एमपी एमएलए बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के इकट्ठे हो गए और कहा कि सब रिजाइन कर देंगे पार्लियामेंट से। तो आनंद फानन मेरे फ्रेंड है डॉक्टर अविनाश जी, उन्होंने वीडियो भी बना डाला कि सब रिजाइन करने को तैयार है। बट ऐसा होता नहीं है जहां तक मैं जी, जानती हूँ, क्योंकि ये मैं लोकसभा में इसको तो हल्के अंदाज में आपके ऑडियंस के लिए शायरी के अंदाज में फिर से रखूंगा। कहते हैं, लो जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, लो जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ दोस्त पहचाने गए। मैं इसे शोहरत कहूं या अपनी रुसवाई कहूं, मुझसे पहले उनकी गली में मेरे अफसाने गए। तो राहुल गांधी का तो वही हाल है कि उनके आप अफसाने। अच्छी शेरो-शायरी करते हैं, दैट्स रियली नाइस। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सी तो पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं आपको गायत्री जी, आपने शायरी तो सुनी, लेकिन उसको कंटेक्स्ट के हिसाब से मैं थोड़ा समझा देता हूं कि उनके जो कारनामे हैं, उनकी गूंज उनके सो कॉल्ड ऑपोजिशन के साथियों को पहले ही लग गई। और सभी की लीगल टीम्स ने ऑलरेडी एडवाइस कर दिया कि इसमें लड़ाई करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप किसी कम्युनिटी विशेष को आप अपमानित करोगे,
तो 2 साल तक का आपको सजा का प्रावधान है। अब आप उसको तो चैलेंज कर नहीं सकते, आईपीसी एक्ट 499 में जो उनको सजा दी गई है। अब अगर आप उस सजा को चैलेंज नहीं कर सकते, तो दूसरा एक्ट आता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसकी अभी हमने बात किया 1951 का। उसके तहत अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे, लेकिन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, जो फॉर्मर कांग्रेस के ही बहुत दिग्गज नेता रहे हैं, क्योंकि कुछ तो होमवर्क आपके ऑडियंस को भी करने के लिए देना चाहिए, इतना हिंट मैंने दे दिया। अगर वो गूगल करेंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर था, दिग्गज बहुत कांग्रेस का लीडर था, उन्होंने भी कल के कल ही ये मान लिया कि जो इमीडिएट एक्सपल्शन और डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी, वो बिल्कुल लॉफुल है, उसको कंटेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब लीगल टीम ने आपको कह दिया कि ये कंटेस्ट करके आप और किरकिरी करवाएंगे, तो फिर उसको सबके इकट्ठा उसमें रेजिग्नेशन देने का कोई मतलब नहीं है। रादर वो उसको ये डिसीजन लिया गया होगा कि भाई इनकी कुर्बानी को भुनाते हैं और उसको एज ए ग्लू ऑपोजिशन को साथ जोड़ने का काम करते हैं। कर्नाटका इलेक्शन में उनको एक मैट्रियर की तरह प्रेजेंट करते हैं नहीं, और कहीं ना एक्चुअली कहीं कांग्रेस को मेरे रिवाइव करने पास की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने कैलकुलेट किया कि ठीक है हम मास रेजिग्नेशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर डर इस बात का हो गया है कि लोकसभा में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, गायत्री एक जी, साल आप रह कैसी गया। बात करती लेट हैं? मी इसे आपको लेट क्या मी लगता है कंप्लीट। कांग्रेस के लिए अखिलेश जी रिजाइन करेंगे? मायावती नहीं जी नहीं नहीं रिजाइन नहीं नहीं करेंगी? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 14 ऑपोजिशन पार्टी मीट, आई एम टॉकिंग अबाउट द जी, कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसमें। है ही जी, कितने? पहली बात तो जी, है ही कितने, और वो रिजाइन भी कर देते क्योंकि एक साल बाद इलेक्शन ऑलरेडी है। बट द जी, मेन पॉइंट इज, जिसकी वजह से ये बैकफुट पर गए, जिसकी वजह से बैकफुट विद इन द कांग्रेस की बात करी, मैं ऑपोजिशन पार्टी जी, की बात नहीं जी, कर रही हूँ। विद इन द कांग्रेस यूनिट, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि भैया राज्यसभा में तो फिर अगर हमारे जो दो चार गिने चुने लोग हैं बैकआउट मार गए, तो ये तो इमीडिएटली इन्हें मेजोरिटी मिल जाएगी, दे कैन गेट पास एग्जैक्टली, एनी बिल दे वांट। सो दैट वाज द एग्जैक्टली, पॉइंट व्हेन दे डिसाइडेड, ओके हम अभी थोड़ा बातचीत कर, ठीक है, विल विल सी द वे फॉरवर्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है व्हेन इट कम्स टू द लोकसभा। स्पीकर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी एग्जैक्टली, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ, नोबडी कैन चैलेंज इट। कमिंग टू द एग्जैक्टली, नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग, और वो नेक्स्ट मीटिंग थी 14 पार्टी मीट, जिसमें खुद राहुल गांधी नहीं गए। तो जी। बाहर मतलब राहुल गांधी को बचाने के लिए मीटिंग की जा रही थी, उनको सेव करने के लिए कि भाई ये गलत हो रहा है, ऑपोजिशन को यूनाइट होना चाहिए। उसी पार्टी में खुद राहुल गांधी नहीं गए। जी Rahul सर। Gandhi always had been on vacation when the prominent bills were passed in parliament, and then he was crying hue and cry and कि भाई मेरे को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, मेरे को नहीं साथ लेके चलते हैं। आप सोचिएगा, आप, मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एक्स एमपी, राइट, राहुल जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं पता आपने या आपके कितने व्यूअर्स ने देखी है, मैंने देखी है। उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग वही सब रोना उन्होंने रोया जो पहली बात थी। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, उनका ये कहना था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैंने अडानी पे सवाल उठाए, मैंने ये पूछा, मैंने वो पूछा, मैंने वो पूछा, मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबने देखा कि मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अरे बाबा रे बाबा, तुमको डिस्क्वालीफाई किया 2019 के तुम्हारे बयान के चलते। वो केस 2019 से लड़ा जा रहा है, 1 महीने बाद तुम्हारे बयान के एक्स एमएलए ने तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन केस डाल दिया था मोदी कम्युनिटी को लेके। 2019 में ही डाल दिया था केस, और इतने साल से वो केस चल रहा है, और तुम कहते हो कि तुम्हें अंबानी का क्वेश्चन रेज करने की वजह से ये सब किया गया। अंबानी का क्वेश्चन तो तुमने अभी रेज किया, जुम्मा जुम्मा अभी कुछ दिन पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब तुमने अडानी का इशू रेज किया। 2019 में कौन सा अडानी का इशू था जब ये केस चला था? लेकिन कहीं से कहते ना कि वो भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं का लाया कहीं पे जोड़ा, वो वाली कहानी, कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोल बाल के उन्होंने उस चीज को क्लब कर दिया है। लेकिन आजकल की जो जनता है, जो ऑडियंस है, जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल चैनल्स को देखने वाले जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो समझते हैं, कोरिलेट करते हैं चीजों को, कि जब जो चीज थी ही नहीं, आप उसको कैसे उसके अंदर मिक्स करने का प्रयास कर रहे हो, इज जस्ट ट्राइंग टू मिसलीड पीपल, nothing less, nothing more. And people are not going to be befooled by these nonsense tactics. People believe in facts of the game कि आज तुम डिस्क्वालीफाई हुए हो, 2019 में स्टेटमेंट दी थी, और तुम कहते हो अडानी की वजह से हुआ हूं। अडानी की वजह से तुमने स्टेटमेंट थोड़ी दी थी, मोदी कम्युनिटी को गाली थोड़ी दी थी, वो आज का थोड़ी केस चल रहा है। तो दिस इज नॉट इमीडिएट।
लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, और कोई भी ऑपोजिशन वाला भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, कंपल्शन है। राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाना एक कंपल्शन हो गई है, और वो कंपल्शन के चलते इस समय सब लोगों को मजबूरी में एक साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि इनका कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। एक एजेंडा है, मोदी को हटाओ। देखो, आपके और मेरे जैसे आम वोटर को ज्यादातर इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये भी नहीं फर्क पड़ता कि पार्टी कौन सी है। ऑल दे वांट इज डेवलपमेंट, ऑल दे वांट इज ग्रोथ, ऑल दे वांट इज इकोनॉमी बूस्ट। तो जब कोई पार्टी या पार्टी विशेष उनको कहेगी कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो वो डेफिनेटली जो वोटर है वो इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जब कोई इस बारे में बात ही नहीं करेगा, पॉजिटिव कन्वर्सेशन कोई होगी नहीं, एक ही कन्वर्सेशन होगी कि सारे मिलकर उसको हटा देते, तो क्या वोटर की समझ में आएगा कि मुझे इसमें गेन क्या हो रहा है। सो दिस इज लाइक जस्ट पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, कि आज तू भी फंसा हुआ है, आज मैं भी फंसा हुआ हूं, फंसे का साथी फंसा हुआ, तो चलो हम दोनों मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि जिस तरीके से हम यहां से बाहर निकले, इस जंजाल से बाहर निकले। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, शायद अब हमें शो खत्म करने का भी टाइम हो रहा होगा, बहुत लंबी बातें मैंने कर ली, लेकिन आपके शो में इतनी इंटरेस्टिंग बातें करने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है बात करना। तो मैं मोदी भक्त के नाते या उस लहजे में ये बात नहीं कह रहा, मैं एक आम दिल्ली वाले या आम इंडियन की नजर में कह रहा हूं। 2014 से पहले जब प्रोटेस्ट होते थे तो वो प्रोटेस्ट लोग करते थे। क्यों करते थे? करप्शन के अगेंस्ट करते थे। सड़कों पे लोग उतरते थे, करप्शन के अगेंस्ट उतरते थे। और आज 2014 के बाद जब प्रोटेस्ट होते हैं तो लोग नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट जो एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, जनता देख नहीं रही? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, पब्लिक की समझ में सब आता है गायत्री जी, उसमें हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। और यही बात अगर ऑपोजिशन को समझ में आ जाए कि कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स वो लेके आए, कुछ ग्रोथ की बात करें, कुछ डेवलपमेंट की बात करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए जिसमें इनमें आपस में हार्मनी हो जाए, तो शायद कुछ मोदी को टक्कर देने का प्रयास हो पाए। अन्यथा तो ऐसा लगता नहीं कि इनकी दाल कहीं गलने वाली है, क्योंकि मोदी जी तो क्लियर बोलते हैं भाई, आपको डर लगता है तो अच्छी बात है, आपको डर लगना चाहिए। अगर आपने घपला किया है तो आपको डर लगना चाहिए। तो अब जितने लोग डर रहे हैं, जितने लोग घबरा रहे हैं, सीधी बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछो नेशनल हेराल्ड पे तो जवाब नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछो मनीष सिसोदिया के बारे में तो जवाब नहीं है, कोई फॉर्डर स्कैम पे बात पूछो, बिहार में कितने स्कैम्स हैं, कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये कि ईडी को हमारे पीछे डाल दिया। भाई अब एजेंसीज तो अपना काम करेंगी, और मुझे लगता है कि जनता ये समझती भी है और इसको अप्रिशिएट भी करती है कि अगर करप्शन फ्री इंडिया बनाने की तरफ कोई भी राष्ट्र नेता पहल कर रहा है तो मुझे लगता है जनता उसका साथ देगी। एटलीस्ट आई थिंक सो गायत्री जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर व्यूज। और इंटरेस्टिंग था बिकॉज इस जिस तरीके से राहुल गांधी सैबोटाइज हुए, जैसे मैंने दिखाया, बार बार अनकंडीशनल अपॉलॉजीज मांगते रहे, अचानक से उनके मिसाइल और बैटरीज ऑफ लॉयर्स एकदम वैनिश हो जाते हैं। 2 साल की, जी। एग्जैक्ट 2 साल की सजा सुनाता है जो वहां का जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है, वहां की सजा सुनाता है। वो 1 साल 6 महीने की भी दे सकते थे, कुछ और भी दे सकते थे, या फिर होल्ड पे रख सकते थे, नेक्स्ट हियरिंग के लिए वेट कर सकते थे, बट इट डजंट एड अप। एंड इट लुक्स लाइक कि ये खुद ऑर्केस्ट्रेट किया गया विद इन द कांग्रेस। किसने किया है, विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर फ्यू मोर डेज, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आशीष सर खुद निकाल रहे हैं, क्योंकि आशीष सर ग्राउंड से जुड़े हुए और काफी सारी पार्टीज में इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सो ही गेट्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।